हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। समाजशास्त्र इस सब्जेक्ट को लेकर के आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां तथा इनकी समस्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। अतः ये वाले क्वेश्चन आपको हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। वैसे भी पता है कि अब यूपी पीजीटी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, डेट क्लियर हो सकती है। तो अब अपनी तैयारी आप अच्छे से शुरू कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 25.8 करोड़, 18.9 करोड़, 12.6 करोड़, 20.13 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है 20.13 करोड़। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, सन 2011 में देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। 5 करोड़, 12.4 करोड़, 10.42 करोड़, 8 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10.42 करोड़। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खास तौर से आपको पूरी डिजिट, जैसे 20.13 या फिर 10.42, ये पूरी की पूरी डिजिट याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सन 1931 की जनगणना में अस्पृश्य जातियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था। दलित वर्ग, अनुसूचित जातियां, बाहरी जातियां, हरिजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाहरी जातियां। फिर है, अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग सभी को पता है। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, यानी ये जो क्वेश्चन लेके आया हूं, एक तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से दोबारा से। एक बार पूरा कोर्स करवा चुका हूं मैं, दोबारा से तैयारी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, सारी चीजें लगभग लगभग भूल चुके होते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखने में तो इजी होते हैं और आते भी हैं एग्जाम में, लेकिन गलतियां जरूर कर देते हैं हम। सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है जब आते हुए क्वेश्चन जो है हम गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना। भारतीय संविधान में अस्पृश्य जातियों एवं आदिम जातियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अछूत एवं गिरिजन, दलित एवं आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़े हिंदू, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां। हमारे जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो एससी और एसटी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। अस्पृश्य जातियों की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये परिभाषा है गांधी जी, डॉक्टर एन के शर्मा, डॉक्टर हट्टन, डी एन मजूमदार। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर के एन शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियोक्ताओं से पीड़ित हैं, जिनमें बहुत ही नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। ये स्टेटमेंट किसका है, यानी ये परिभाषा किसकी है। इस टाइप के देखिए स्टेटमेंट जरूर आते हैं। और खास तौर से जो ये टॉपिक है एससी एसटी वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक हर हाल में मिलते ही मिलते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। हालांकि अब क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। डेली आपकी लाइव क्लासेज होगी। क्वेश्चन नंबर 7, और इसका सही आंसर है डॉक्टर डी एन मजूमदार। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्य जातियों की नियोक्ताएं कौन कौन सी हैं। सामाजिक नियोक्ताएं, व्यावसायिक नियोक्ताएं, धार्मिक नियोक्ताएं या फिर उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो सभी प्रकार की नियोक्ताएं होती हैं, सामाजिक भी, धार्मिक भी, व्यावसायिक भी। निम्नांकित में से अस्पृश्यता का दुष्परिणाम कौन सा नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे भी एक गलती होती है, जो निगेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें नहीं आ जाता है, तो हम लोग जल्दीबाजी में अस्पृश्यता का दुष्परिणाम, बस इतना पढ़ा, आगे पहुंचे ही नहीं और उसके हिसाब से आंसर दे दिया, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी जो गलतियां हैं, ये हमें नहीं करनी। बिल्कुल एक तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन लेकर के मैं आज आया हूं, ताकि आपका जो रिदम है, पढ़ने का जो एक उत्साह है, वो बढ़े और हम जीरो से शिखर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी पहले बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे जैसे-जैसे टाइम होता चला जाएगा, हम जो है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दूँगा जो ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है शराब वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित ऐच्छिक संगठन कौन-सा नहीं है? नहीं है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ दिल्ली, ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद, समाज कल्याण विभाग, भारतीय दलित वर्ग लीग दिल्ली। इसका सही आंसर देना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है समाज कल्याण विभाग। निम्न में से सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर, एनी बेसेंट, गांधी, ज्योतिबा फुले। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले यानी ज्योतिराव फुले के द्वारा किया। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ एवं अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के संस्थापक निम्नांकित में से कौन है? ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है हर हाल में, या तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ या फिर अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेहरू, गांधी, अंबेडकर और ठक्कर बापा, इनमें से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। निम्न जातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए उन्हें संविधान की सूची में सम्मिलित करने के लिए किस वर्ष सर्वप्रथम अनुसूची तैयार की गई? निम्न जातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए 1919 में, 1935, 1945, 1952, इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1935 और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर घुरिये ने अनुसूचित जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग देंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से आंसर देना है। आप लिखेंगे 15, मतलब क्वेश्चन नंबर है ये 15, और आगे जो भी आपका आंसर है ए बी सी डी में से कुछ भी, वो आप इस तरीके से आंसर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर आंसर देंगे। नेक्स्ट है, आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं, वे सबसे पहले यहाँ आए। ये कथन किसका है? किसका स्टेटमेंट है? ठक्कर बापा, एल्विन मजूमदार, डॉक्टर घुरिया। क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर है दोस्तों मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद यानी भेदभाव नहीं करेगा? कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 338। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी को पता है, आर्टिकल 15 में ये दिया हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम 20 बार जो ऐप से जुड़े हैं उन्हें भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, और जो यूट्यूब में मैंने क्लासेस ली हैं उनके लिए भी ये कई बार बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, पीजीटी में और अन्य एग्जाम्स में भी। और इसका सही आंसर है आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत अस्पृश्य जातियों की किस निरयोग्यता को समाप्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19, धार्मिक निरयोग्यता, सामाजिक निरयोग्यता, जन्म संबंधी निरयोग्यता, व्यवसायिक निरयोग्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, धार्मिक निरयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोलने की व्यवस्था करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 330 और 332 और आर्टिकल 17। तो इसका जो सही आंसर है 330 और 332। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से रोकने प्रवेश ना रोकने की बात की, यानी प्रवेश देने की बात कही गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17, 146, आर्टिकल 29, आर्टिकल 334। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन है 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नांकित में से क्या प्रावधान किया गया है? दुर्बलतर लोगों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा संबंधी एवं आर्थिक हितों की रक्षा, सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय व शोषण से उनकी रक्षा। संविधान के अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों को धार्मिक स्थानों में प्रवेश की इजाजत। तीसरा है विधानसभा, लोकसभा एवं ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो डी, यानी सभी प्रकार की चीजें यहाँ पर हमारे आर्टिकल में यानी संविधान में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 330, 332, 334 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किस बात का प्रावधान किया गया है? उनके कल्याण हेतु एक कमीशन की नियुक्ति के लिए, उन्हें शैक्षिक सुविधाएं दी जाए ऐसा कहा गया है, या फिर उनके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे जाएं, या फिर उनके लिए लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रखे जाएं। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये मैं कई बार करवा चुका हूं। अगर आपने तैयारी की है तो इसका भी आंसर आप बताएंगे। कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। आंसर में लिखना है 23, आगे डैश करके ABCD, जो भी आपका आंसर है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब तक की गई है? ये आपको बताना है। 28 जनवरी 1995 तक, 30 जनवरी 1991 तक, 25 जनवरी 2010 तक, अनिश्चित समय तक। तो दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है। हर 10 साल के बाद में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया जा रहा है और ये जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तब मात्र 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर जब 10 साल मतलब 1960 में इसे खत्म हो जाना था, तो 60 आने से पहले ही फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 70 जब आया उसमें भी 10 साल के लिए, 2010 में फिर इसे 10 साल के लिए बढ़ाया गया 2020 में फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें लेटेस्ट होगा 2030। ध्यान रखें, यह आरक्षण की व्यवस्था कब तक है? 2030 तक। 2030 आने से पहले ही संशोधन होगा और इसे आगे फिर बढ़ाया जा सकता है। अगर नहीं बढ़ाया जाता तो ये 2030 के बाद समाप्त हो जाएगा। हर 10 साल में ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यहाँ से, और प्रत्येक जो है हर 10 साल बाद इसे आगे बढ़ाया जाता रहा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संघ एवं राज्य सरकारों की सेवाओं एवं पदों में स्थान सुरक्षित किए गए हैं? आर्टिकल 146, आर्टिकल 17, आर्टिकल 29, आर्टिकल 335। इसका सही आंसर है आर्टिकल 146। अनुच्छेद 146 एवं 338 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या प्रावधान करता है? राष्ट्रपति द्वारा कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी, सलाहकार परिषदों में पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान, उन्हें शैक्षिक सुविधाएं देने के लिए विशेष प्रावधान, इनके आर्थिक उत्थान हेतु संघीय एवं राज्य सरकारों के बजट में अतिरिक्त धन की व्यवस्था। उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने स्थान सुरक्षित हैं? 27, 79 और 40,
यानी एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 40, इसी तरीके से 42, 82, 42, 101, 51 या 79, 41। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 79 एससी के लिए और 41 एसटी के लिए आरक्षित है। वर्तमान में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 28। क्वेश्चन नंबर 399 और 315, 400 और 400, 557 और 527, 999 और 312। तो इसका जो सही आंसर है 557 और 527, यानी 557 एससी के लिए और 527 एसटी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति व जनजाति कमिश्नर का कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इनके लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इन्हें मुकदमे में कानूनी सहायता दिलाना, इनके कल्याणकारी कार्यों की समय समय पर जांच कर राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, इनके कल्याण कार्यों की समय समय पर जांच कर राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947, 52, 55, 82। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका जो सही आंसर है 1955 में, सभी को पता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना? नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1955, 1976, 1982, 1990। इसका सही आंसर है 1976। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में देना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देना है। कह रहा है खुली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित है? परसेंटेज में बताना है। यानी अखिल भारतीय आधार पर एससी एसटी को कितने परसेंट का आरक्षण मिला हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा है ग्रुप बी सी डी ए में पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? जब प्रमोशन होता है तो उसमें एससी के लिए कितने परसेंट स्थान जो है सुरक्षित किए गए हैं, ये आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 15% यहाँ पर, ठीक, 15% और 7.5%, ये दोनों इससे संबंध, यानी 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए। और ये जो प्रमोशन की बात है ये दोनों मतलब एससी के लिए 15% का है। निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 338, 164, 146 एवं 338 और 29, यानी 29। इसका सही आंसर बताना। इसका सही आंसर है दोस्तों 146 और 338। भारतीय संविधान के 12वें भाग के 275वें अनुच्छेद में जनजाति कल्याण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजाति कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी। जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जनजातियों के भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि दी जाएगी। उपर्युक्त तो सभी। कौन सा इसमें सही होगा? क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजाति कल्याण उनके प्रशासन में विशेष धनराशि दे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 325, 330, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15। इसका जो सही आंसर है वो है 325। और सभी को पता है 326 आर्टिकल में मत देने का अधिकार है, ध्यान रखें। मत जो वोटिंग करते हैं हम, वो इसी आर्टिकल के तहत। संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं? राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार आर्टिकल 342 एवं 244, आर्टिकल 330 और 332, आर्टिकल 325 और 327, आर्टिकल 338। इसका आंसर आप बताइए। हमेशा जब भी मेरी वीडियो
या मेरी क्लास लेते हैं तो सबसे पहले पेन कॉपी ले लिया करें। उससे क्या है, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ, पहले नंबरिंग कर लिया लगभग 50 तक की, और उसके बाद में जो भी आपका सही आंसर, मान लीजिए पहले का ए है, दूसरे का सी है, आप अपना आकलन खुद करते रहें। बाद में टोटल काउंटिंग करें कि जो है कितने मेरे सही हुए हैं क्वेश्चन। ये अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का या प्रैक्टिस सेट लगाने का। ऐसे नहीं कि मैं बोले जा रहा और आपने कहा कि इसका तो बी होगा आंसर, फिर मैंने बता दिया ए, तो आपको लगा कि अरे हाँ, सोचा तो मैंने भी ए था। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर बिल्कुल। आप खुद ही यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं एक तरीके से, और खुद ही एग्ज़ामिनर भी हैं। आपको कॉपी भी चेक करने का खुद ही मौका दिया जा रहा है। तो इसलिए पूरी ईमानदारी का परिचय दिया जाए यहाँ पर। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। कल के पेपर में भी ये न्यूज़ थी कि जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से तीनों आयोग कार्य करेंगे। तीनों आयोग में कौन से? एक तो आपका यूपीपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, और दूसरा हमारा यही शिक्षा विभाग वाला, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाला जो है वो, और तीसरा एसएससी आयोग। तो पहला प्राथमिकता के साथ जो मेन काम है इनका वो यही है कि एग्ज़ाम कराया जाए। तो दोस्तों, बहुत एक तरीके से अच्छा समय है, अभी कम से कम 2 से 3 महीने का समय मिल रहा है आपको एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छा टाइम है। आप ज़ीरो लेवल से भी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बुक लिस्ट के बारे में बताया है। सोशियोलॉजी के लिए कि कौन-कौन सी किताबें होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है आपको, वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इतनी तैयारी करनी है ना? कम से कम पीजीटी जैसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए 15 किताबों का अध्ययन करना होता है, और उन्हीं 15 किताबों का जो निचोड़ है, वो हम ऐप के माध्यम से आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बहुत कम मेहनत पर आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी व्यवस्था की है। तो अगर आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप बात कर सकते हैं। उसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अच्छे से पढ़ाई करो। अब समय नहीं है इधर-उधर घूमने का, या फिर ये बहाना बनाने का कि 45 डिग्री टेम्परेचर। आजकल सबसे बड़ा खेल यही चल रहा है। स्टेटस कोई लगा रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई अपना टेम्परेचर चेक कर रहा है कि आज जो है हमारे यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस था, कोई कह रहा 52 था, कोई कह रहा 48 था, आज कम गर्मी है, आज कम धूप है, आज ज़्यादा धूप। ये सब चीज़ें एक अभ्यर्थी के लिए, जो छात्र है, तैयारी करने वाले के लिए वो शोभा नहीं देती। अगर आप मोबाइल भी उठा रहे हैं तो उसमें सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 36 क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है पहला वाला आर्टिकल, 342 और 244। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सत्य कथन छाटिए। सत्य कथन के बारे में बताना है। दुर्गम निवास अनुसूचित जातियों की एक समस्या है। अनुसूचित जनजातियों की एक प्रमुख समस्या दहेज है। अनुसूचित जनजातियों की एक समस्या कमजोर कड़ी का पता लगाना है। जनजातियों की एक समस्या धर्म परिवर्तन की है। जनजातियों की एक समस्या आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु उन्हें विदेश भेजने की है। सत्य कथन छांटना है, और इसके कोई ऑप्शन नहीं दिए गए। इसी क्वेश्चन में से ही आपको बताना है कि ए सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, या ए बी ई सही है, या ए बी सी डी सही है, जो भी है। इस तरीके से इसका ये आंसर है। तो गेस करें आप लोग कौन कौन से इसमें सही है। सत्य कथन बताना है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूं। ए सी और डी, ए सी और डी, ये इसके सही आंसर। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर भी कर दें, ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास लें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें। टाइमिंग शाम को 8 बजे रखेंगे। आज से कहोगे आज से स्टार्ट कर देंगे, कल से कहोगे कल से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पढ़ाई आप शुरू करें धीरे-धीरे करके। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।